हेलो एवरीवन। आज हम टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो आप सभी लोगों को टेंस से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। बेसिकली टेंस एक बहुत ही बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है अंग्रेजी ग्रामर का। टेंस चूँकि हम सब भारत में रहते हैं और जानते हैं कि हमें हिंदी में बोलना है, लेकिन हिंदी को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक सिस्टम, एक चैनल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर अगर हम टेंस को सही से समझ लेते हैं तो हमें अपनी बात को अंग्रेजी में कहना आसान रहेगा। जानेंगे सब कुछ। आइए शुरू करते हैं। टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं। काल का मतलब है वो समय जबकि काम हुआ था। तो काम या तो अभी होगा या अब के पहले होगा या अब के बाद में होगा। तो जो अभी है उसको हम कहेंगे है, और जो आपके पहले था वो हो गया था, और जो बाद में होगा वो होगा। अब हमारे तीनों तरीकों से अंग्रेजी के 3 टाइम निकल के आ रहे हैं। अभी का टाइम, आपके पहले का टाइम और आपके बाद का टाइम। तो जो आपके पहले का टाइम है इसे हम पास्ट कह ले, इसे हम क्या कह लें? पास्ट। और जो अभी का टाइम है उसे हम प्रेजेंट कह लें। सही है? और जो आपके बाद होगा इसको हम फ्यूचर कह लें। तो हमारा कोई भी काम, कोई भी एक्शन 3 चीजों पर डिपेंड कर सकता है, 3 तरीके का हो सकता है। या तो वो था, या तो वो है, या तो वो होगा। क्लियर? यही चीज है हमारी टाइम। अब इसके साथ मिक्स करेंगे हम टेंस, और जब हम टेंस को इसके साथ मिक्स करेंगे तो टेंस का मतलब है कि काम का मोड कौन सा था। मोड का मतलब क्या है? वो काम सामान्य आदत है, वो काम हो रहा है नहीं लगाएंगे, इस पे हम है लगाएंगे तो फिर ये चीज गड़बड़ हो जाएगी। हमें इसे सामान्य आदत यानी हो रहा में रखना है। और एक हो जाएगा हो चुका, और एक है कुछ समय से हो रहा। आपका कोई भी काम इन 4 मोड में ही होता है। या तो वो सामान्य आदत के अनुसार हो रहा है, कुछ समय से हो रहा, ठीक। या तो वो सामान्य आदत में हो रहा होगा, या वो हो रहा है बात करने के दौरान, या बात करने से पहले हो चुका है, और या कुछ हो चुका है बाकी हो रहा है। इस तरीके से हम इसको इंडेफिनिट, क्योंकि जब कभी भी आप सामान्य आदत की बात करेंगे तो डेफिनिट नहीं होगा कि वो काम कब हो रहा है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो उड़ना पक्षियों का नेचर है, आदत है। लेकिन क्या आप वर्तमान में उड़ रहे हैं या उड़ चुके हैं, इस पर तो कोई चर्चा नहीं हुई। तो ये सामान्य आदत है, इसीलिए हम इनडेफिनिट कहते हैं, डेफिनिट नहीं है ये। और जो काम हो रहा है उसे हम कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे, और जो काम हो चुका है वो परफेक्ट है, चूंकि वो काम पूरा हो चुका है। यानी यहां पर ये सामान्य घटना होता है, यहां कार्य जारी होता है, और यह कार्य पूरा होता है, और यह कार्य थोड़ा पूरा होता है, और शेष जारी होता है। अब यहां पर चूंकि थोड़ा पूरा हो चुका है तो ये परफेक्ट हुआ है, और चूंकि बाकी काम चल रहा है इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस भी है। तो हमारे पास इस तरीके से कितने टेंस हो गए? A, B, C,
और डी। 4 टेंस हो गए और 3 टाइम हो गए। क्या हो गए? 4 टेंस और 3 टाइम। अब यहां पर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहूंगा, आपको समझाना चाहूंगा कि कैसे हम टेंस को डिवाइड करते हैं। तो सपोज हमारे पास जो ये इंडेफिनिट है, इसको मान लो ये रेड शर्ट है आपके पास, इसको मान लो ये ग्रीन शर्ट है आपके पास, और इसको मान लो कि ये आपके पास पिंक शर्ट है, और इसको मान लो कि ये आपके पास येलो शर्ट है। ये हमारी 4 कैसी हैं? शर्ट हैं। हम टेंस को डिवाइड करके दिखाना चाहते हैं। और यहां पर जो हमारा टाइम है, इसमें मान लेते हैं कि एक पैंट आपके पास व्हाइट है, एक पैंट आपके पास ब्लैक है, और एक ब्लू है। यानी 1 2 3 आपके पास पैंट्स हैं और 4 शर्ट हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, कितने कपड़े हैं आपके पास? वीडियो पॉज करिए, कमेंट में लिख के बताइए आपके पास कितनी जो पेयर ऑफ ड्रेसेस हैं? 3 पेयर है ना? आप सब गलत हैं। हमारे पास 12 पेयर हैं। हमारे पास 12 पेयर हैं, क्योंकि अगर हम व्हाइट पैंट को पहले रेड के साथ पहनेंगे, फिर ग्रीन के साथ पहनेंगे, फिर हम पिंक के साथ पहनेंगे, और फिर हम येलो के साथ, तो ये 4 पेयर हुआ। अब मैं आपके एक्सप्लेनेशन के लिए इसी चीज को टेंस पे लेके आ जाता हूं कि ये हमारा व्हाइट पैंट क्या था? ये पास्ट था ना? ये हमारा पास्ट टेंस था, और रेड हमारा इंडेफिनिट था। तो पहला पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ऐसे ही ब्लैक के साथ आएंगे तो फिर आपके 4 आ जाएंगे, तो यानी ये प्रेजेंट के 4। तो इस तरीके से हमारे टेंसेस में ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पहला पास्ट कंटिन्यूअस, दूसरा पास्ट परफेक्ट, तीसरा और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चौथा। समझ में आया? तो हमारे 4 टेंस ये आपको समझ में आ गए। अभी केवल मैं पहचान आपको बता रहा हूं, मैं अभी क्लियर करूंगा कि ये कैसे पहचाने जाएंगे। उसके बाद आपका ये प्रेजेंट हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट है ना, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब आपके पास कितने हो गए? 5 6 7 8 टेंस हो गए। अब आप फ्यूचर पे चलिए। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमारा 9, ये 10, 11, 12। अब आपके पास 12 टेंस हो गए। बात समझ में आ गई? अब आप इस तरीके से वाक्य की पहचान करेंगे। अब आप कोई भी एक सेंटेंस ले लीजिए, जैसे कोई भी सेंटेंस आप बोलिए। आप लोग कोई भी सेंटेंस बोलिए, जल्दी करिए थोड़ा। राम काम कर रहा था। राम काम कर रहा था। राम काम कर रहा था। अब इस वाक्य के अंत में क्या क्या है? रहा था। इन दोनों की अंग्रेजी आप मिलाइए। कहां पर रहा है और कहां पर था है? तो देखिए, था आपका पास्ट है और रहा आपका कंटिन्यूअस है। तो सेंटेंस पास्ट, सेंटेंस स्वयं से ये बात बता रहा है कि मैं कौन सा सेंटेंस हूं। यानी जहां पर था वो पास्ट, जहां रहा था वो कंटिन्यूअस, जहां चुका था परफेक्ट पास्ट,
और जहां पर समय प्लस जारी, जैसे कि हाँ 2 दिन से रहा था, कोई भी काम कर रहा था, वो इस तरीके से आ जाएगा। अब जहां पर था है अगर है आ जाएगा तो प्रेजेंट हो जाएगा, और होगा हो जाएगा तो फ्यूचर हो जाएगा। समय कम होने के कारण हम पहचान को यहीं पर रोक रहे हैं। अब हम सीधे टेंस के कन्वर्जन की बात करेंगे, सीधे टेंस का ट्रांसलेशन बता। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब चार्ट और मेन वर्ब चार्ट। हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास 3 तरीके हैं, डू, बी, हैव। डू में डू, डज, डिड। बी में इज, एम, आर, वॉज, वर। हैव में हैव, हैज और हैड। इतना याद रखना है। अब इनकी पहचान, यहां पर जहां पर हमारा डू है, डू मतलब आपको याद रखना है करते हैं। डज मतलब करता है, और डिड मतलब किया था या थे। इज मतलब है, एम मतलब हूं, आर मतलब हैं, वॉज मतलब था और वर मतलब थे। हैव मतलब चुका है, हैज मतलब सॉरी ये चुके हैं, हैव मतलब प्लूरल होगा, और ये होगा चुका है, और ये होगा चुका था या थे। ठीक है, आप इस तरीके से वाक्य की पहचान करके रखें। यहां पर ये हमेशा परफेक्ट में यूज होगा, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस में यूज होगा, और ये हमेशा इंडेफिनिट में यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब में केवल इतना आपको याद रखना है। अब मेन वर्ब के चार्ट में एमवी फर्स्ट फॉर्म, एमवी सेकेंड फॉर्म, एमवी की थर्ड फॉर्म, एमवी की फोर्थ फॉर्म और एमवी की फिफ्थ फॉर्म। बेसिकली आप ग्रामर में एमवी की थर्ड फॉर्म तक जानते हैं। हम अपनी सुविधा के अनुसार 2 फॉर्म और जनरेट कर लेते हैं, जिसमें ये आईएनजी फॉर्म है और ये यस या ईएस फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल है, ये आपको याद रखना है, और फिफ्थ फॉर्म हमेशा सिंगुलर है, और ये फॉर्म हमारी सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों हैं, सिंगुलर प्लस प्लूरल। ये बात समझ में आई? ये वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। किसमें है? ये किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट में। ये किसमें है? परफेक्ट में। ये किसमें है? कंटिन्यूअस में। और ये किसमें है? परफेक्ट नो। ये चूंकि सिंगुलर है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फिर से वाक्य को देखेंगे। अब यहां पर अगर एक वाक्य ले लें, जैसे हम ले लें राइट, ये वर्ड है, सेकेंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटेन, राइटिंग और फिफ्थ फॉर्म राइट्स। अब अगर हम इन फॉर्म की शुद्ध हिंदी की बात करें, जो कि ग्रामर ट्रांसलेशन में अभी आपको समझ में आएगा, तो यहां पे राइट मतलब मैंने प्लूरल बताया है, तो ये हो जाएगा लिखते हैं। इसका मतलब होगा लिखा था। रिटेन मतलब लिख चुका हैं, और था होगा नहीं बताएंगे, वो यहां से डिसाइड होगा। और रिटन राइटिंग मतलब लिख रहा, और इसका मतलब लिखता है। अगर आप इतना याद कर लेते हैं और पीछे की पहचान याद कर लेते हैं, तो टेंस में आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। मैं प्रैक्टिकली अभी आपको ये करके यहां दिखाऊंगा। जैसे अब हम किसी भी जगह पर एक छोटा सा सेंटेंस ले लेते हैं, और वो सेंटेंस ले लेते हैं, राम किताब लिखता है।
अब राम किताब लिखता है कहां पर आया है वर्ब में, बताइए। आपको तुरंत देखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म में इसका ये अर्थ है। आप इस अर्थ को मैच कराइए, स्कैनिंग कराइए इसके साथ कि बराबर कहां आ रहा है। लास्ट वाला बराबर आ रहा है इसके साथ, तो राइट्स का फॉर्म आएगा। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, राइट्स। समझ में आया। अब यहीं पर अगर राम किताब लिखता था होता तो क्या हो जाता, रोट। तो यही राइट हमारा क्या हो जाता, ना तो राम बदलेगा और ना तो बुक बदलेगी। अब अगर राम किताब लिखेगा तो मॉडल से मैंने हमेशा आपको बताया है शैल और विल हमेशा मॉडल्स के रूप में यूज किए जाएंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा राम विल राइट अ बुक। अब आप देखिए तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया और ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। समझ में बात आ रही है, नहीं आ रही है? अब कुछ लोग आप पूछ सकते हैं कि सर निगेटिव का क्या करेंगे। निगेटिव के लिए यहां पर आप देखिए तो आपको दिख रहा होगा कि प्रेजेंट में हमारा डू और डज आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में डिड आएगा और शैल और विल चूंकि फ्यूचर में आ चुका है तो शैल या विल में से एक आएगा। तो अगर हमें इसको निगेटिव बनाना है तो जहां डज राइट से ये हो जाएगा डज नॉट राइट। क्लियर है? यस या यस फॉर्म आया है तो यस या यस फॉर्म ही यूज करेंगे। रोट हुआ, ये डिड नॉट राइट होगा। यानी यहां पर हमको ये बात समझनी है कि डू डज और डिड के साथ हमेशा एमवी की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये चीज आपको स्टार मार्क में याद रखनी है। तीनों इंडेफिनिट समझ में आ रहे हैं? यहां पे शैल नॉट हो जाएगा। क्लियर है? इंडेफिनिट क्लियर हुआ। अब हम कॉन्टिन्यूअस को अगर देखें तो कॉन्टिन्यूअस में इस जगह को हम क्लियर करके कॉन्टिन्यूअस छोटे से उसमें बताना चाहेंगे आपको कि कॉन्टिन्यूअस है क्या। तो कॉन्टिन्यूअस मतलब यहां पर देखते हैं तो कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है। मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस मतलब जारी, यानी वो कह रहा होगा लिख रहा। इसी वाक्य को अगर हम कॉन्टिन्यूअस में लिखें तो क्या होगा, राम किताब लिख रहा। अब है, था या होगा। टेंस क्या है, लिख रहा। अब टाइम क्या होगा, था, है या होगा। तो हमें लिख रहा के लिए तो राइटिंग लाना ही लाना पड़ेगा ना। अब इसके लिए वर्ब क्या लगाएंगे, वर्ब में बी की फॉर्म में कुछ भी लगा सकते हैं। बी की फॉर्म आएगी क्योंकि बी मतलब होना होता है। तो इज, एम, आर, वॉज और वर। और जो फ्यूचर में होगा वहां पर शैल या विल। और जब चूंकि कॉन्टिन्यूअस है तो बी की फॉर्म लगेगी और हो जाएगा शैल बी या विल बी। ये देखिए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है और ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाता है। राम के साथ क्यों लगाएंगे, वो तो सब्जेक्ट के अनुसार चलेंगे ना। वर्ब में राम के अनुसार थोड़ी ना, बॉयज के अनुसार लगेगा। यहाँ पर यही चीज तो वर्ब की पहचाननी है आपको कि चूंकि वर्ब आपकी सिंगुलर है तो आपका इज आएगा। अगर वर्ब में आई होता तो एम होता, अगर ये वर्ब प्लूरल है तो आ रहा होगा। टेंस समझ में आ गया, कंटिन्यूअस क्लियर हो गया। अब हम परफेक्ट की ओर चलें तो मुझे इस पोर्शन को खत्म करना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है, तो हम इसको ऑफ करते हैं। अब क्या हुआ, पास्ट। पास्ट में कैसे चलेगा, परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स चुका, कार्य पूरा ना, तो लिख चुका आएगा ना। तो रिटर्न का आना तय हो गया ना। रिटर्न के अलावा कुछ और लिख सकते हैं क्या इसके लिए, बताइए। वर्ब में देख लीजिए, आप बिल्कुल नहीं लिख सकते। और अगर मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो ये चुके हैं
यानी या तो आएगा हैव, या आएगा हैज, या आएगा हैड, या आएगा विल हैव, शैल हैव। अब आपका ये लिखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट, ये लिखेंगे पास्ट परफेक्ट, ये लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट। यानी हैव हैज रिटन प्रेजेंट परफेक्ट में, हैड रिटन पास्ट परफेक्ट में, एंड विल हैव रिटन या शैल हैव रिटन फ्यूचर परफेक्ट में। समझ में आया नहीं आया? अब अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हमारा समय कुछ कार्य जारी होता है। तो जैसे राम 2 दिन से किताब लिख रहा है, राम 2 दिन से किताब लिख रहा है, तो इसमें आपको देखना है कि लिख रहा है, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस का सीधा सीधा सेंटेंस हो गया ना, तो राइटिंग तो आना ही आना हो गया। और हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब तो आएगी ही आएगी, हैव, हैज, हैड प्लस विल हैव, शैल हैव। और चूंकि ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का है तो इसके साथ बीन आ जाएगा सभी में। बीन का मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि बीन क्यों आया है, और यहां पर बीन सब में लग जाएगा। तो सेंटेंस हो जाएगा राम हैज बीन राइटिंग, राम हैड बीन राइटिंग, राम विल हैव बीन राइटिंग। और यहां पर एक चीज और बदल जाती है, वो होता है सिंस और फॉर, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, उसको आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो अब मेरी समझ में आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे हमें वाक्य को पहचान करके अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है।